सो हेलो गाइज, एटम चैप्टर जो है क्लास 12 फिजिक्स का है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। आप नीट के लिए देख रहे हैं, आप सीयूटी के लिए देख रहे हैं, आप जेई के लिए देख रहे हैं, बोर्ड के लिए देख सकते हैं, क्योंकि जो सभी का सिलेबस होता है क्लास 12 फिजिक्स के लिए वो सेम होता है। और मैं आपको दोस्तों अगर क्वेश्चन ऑफ पैटर्न बता दूं कि कैसे क्वेश्चन पूछता है, कितने क्वेश्चन पूछता है, तो नीट में आपको दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और वहीं अगर सीयूटी की बात करें तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों नीट में टोटल 45 क्वेश्चन में से आपको दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको एटम चैप्टर से मिलेंगे। और इसमें सीयूटी में 50 क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन, और जेई में दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन पर सेशन, 2 से 3 क्वेश्चन पर सेशन आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर से। और इस वीडियो के बाहर नहीं आएगा, क्योंकि सारी चीजें मैं कवर कर रहा हूं बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों कम टाइम के अंदर लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूंगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अपना चैप्टर जो कि एटम है। तो एटम देखेंगे आप, तो देखिए मैं यहाँ पर दोस्तों कुछ पोस्टुलेट लेकर आया हूं कि कौन कौन साइंटिस्ट ने कौन कौन से पोस्टुलेट दिए थे। अगर शुरू में बताऊं दोस्तों, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डाल्टन। तो डाल्टन ने थ्योरी दी थी जैसे कि जो सभी मेटल होते हैं, मतलब ओरली में बता दे रहा हूं आपको कि जो सभी मतलब मटेरियल होते हैं वो कंपोज होते हैं एक माइन्यूट पार्टिकल, मतलब छोटा पार्टिकल जो कि आपका एटम होता है। और एटम के अंदर दोस्तों आपके क्या आ जाते हैं, सब पार्टिकल्स भी उसके आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है। और न्यूट्रॉन दोस्तों आपको दोस्तों क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन देखने को मिलता है। और ये चीजें उन्होंने बताई थी। फिर एक साइंटिस्ट और आते थे जिनका नाम था क्या, थॉमसन। उन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया था, थॉमसन। ठीक है। और थॉमसन ने क्या बताया था दोस्तों कि कुछ पोस्टुलेट दिए थे। तो पोस्टुलेट फर्स्ट क्या था कि जो एटम होते थे कंसिस्ट होते हैं पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, मतलब एक स्फीयर की तरह स्फेरिकल शेप में पॉजिटिवली चार्ज होता है विद इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड इन इट, मतलब धसे हुए उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब ये किसने बताया था, थॉमसन ने बताया था। और सेकेंड वाले में क्या बताया था कि जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं, होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में। ये किसके, उनके हिसाब से था। ठीक है। मतलब ये पोस्टुलेट था। और इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अगर आप विजुअलाइज करना चाहें तो इमेज देखिए यहाँ पर, वाटरमेलन में जैसे जो सीड्स हैं वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल मान लीजिए क्या मतलब मान लो। और रेड पार्टिकल यहाँ पर जो है, रेड पार्ट ये है, ये आपका दोस्तों पॉजिटिवली चार्ज है। तो अगर इसको आप देखना चाहोगे कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है। तो ये चीजें हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशन भी थी, कुछ ड्रॉबैक्स थे उनके। क्या थे कि वो फेल टू एक्सप्लेन, मतलब वो बता नहीं पाए थे कि जो स्टेबिलिटी होता है एटम का, कि कैसे जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज होल्ड करता है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को, ये नहीं बता पाए थे वो। और भाई देखो वो ये भी नहीं बता पाए थे पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस। देखो भाई, अगर एटॉमिक मॉडल है, एटम है, तो एटम के पास न्यूक्लियस भी होगा, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी देखने को मिलेंगे, और इलेक्ट्रॉन भी होता है जो कि आवारा होता है दोस्तों, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, फेल टू एक्सप्लेन स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल भी नहीं बता पाए थे, जो कि थिन मेटल फॉइल्स के जरिए रुदरफोर्ड ने किया था। तो ये सारी चीजें वो नहीं बता पाए थे, ये उनकी लिमिटेशन थी। और कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं दे पाए थे जो कि इस चीज को सपोर्ट करता हो, तो इसलिए इनकी थ्योरी थोड़ा सा डिस्कार्ड हो गई थी। अब रुदरफोर्ड आते हैं दोस्तों, मेरे बहुत ही पुराने मित्र थे। इन्होंने क्या बताया था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था दोस्तों, जो कि ग्रेगर मार्टसन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं इसको हम। तो यहां पर क्या था, उन्होंने क्या किया था दोस्तों, देखो रुदरफोर्ड एंड हिज टीम, मतलब देखो उनके पास तो टीम है भाई, लेकिन मैं अकेले सब कुछ करता हूं, तो आप समझ रहे हो ना भाई साहब, दिमाग का एकदम दिमाग दुखने लगता है अकेले सब कुछ मैनेज करना, सब कुछ मतलब सब कुछ मैनेज करना अकेले, कोई टीम नहीं है मेरे पास। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बहुत हार्ड वर्क करता हूं। रुदरफोर्ड दोस्तों क्या थे, और उनकी टीम ने क्या किया था, एक थिन गोल्ड फाइल लिया था पतला सा, जिसकी थिकनेस थी 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, मतलब एम मिलीमीटर कह सकते हो आप इसको, मतलब एम था। ठीक है, एम है तो -7 बहुत पतला, बहुत ज्यादा पतला। तो उसको प्लेस किया उन्होंने कहां पर, सेंटर में। यहां पर ये गोल्ड फाइल को, यहाँ पर एनसीईआरटी का जिंदा डायग्राम है, एनसीईआरटी का जिंदा डायग्राम लाया हूं, एनसीईआरटी का जिंदा डायग्राम है ये। तो इन्होंने क्या किया था, गोल्ड फाइल को सेंटर में प्लेस किया था। ठीक है। उनकी टीम ने भी, टीम थी उनके पास, एंड मेरे पास कोई नहीं है। रोटेबल डिटेक्टर मेड एज जिंक सल्फाइड का रोटेटेबल डिटेक्टर लिया था, एंड एक माइक्रोस्कोप भी था। तो क्या किया था उन्होंने, तो यहां पर एक सोर्स लिया, सोर्स से क्या किया, अल्फा पार्टिकल को दोस्तों क्या किया, बम्बार्ड कर सकते हो, इजेक्ट हुआ। तो ये डायरेक्ट हुआ 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, मतलब जो ये अल्फा पार्टिकल था इसका। ठीक है। तो इमिट किया कहां से, रेडियो एक्टिव सोर्स से। ये सोर्स है, ये एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, रेडियो एक्टिव सोर्स, आरए सोर्स। अब क्या होगा, तो यहां पर देखो फिर रुदरफोर्ड एटॉमिक पार्टिकल जो लिड्स था वो कोलिमिनेट करेंगे दीज अल्फा पार्टिकल को, मतलब ये एक पैरेलल टू ईच अदर, कोलिमिनेट मतलब होता है पैरेलल टू ईच अदर, वो अल्फा पार्टिकल सारी एक साथ निकलती हैं और जाती हैं, कुछ कोलाइड करती हैं, कुछ मतलब कुछ क्या करते हैं उसको पार कर जाती हैं, कुछ बैकवर्ड स्कैटर कर जाती हैं। तो आगे थोड़ा सा उसको हम डिटेल में और देखेंगे। मतलब स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नाम से पता चला स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है रुदरफोर्ड का। तो अब क्या होगा आगे, तो कुछ ऑब्जर्वेशन भी किया गया था और कुछ उसका कंक्लूजन क्या निकला था, निष्कर्ष। तो देखो जो मोस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल थी वो
वेंट अनडिफ्लेक्टेड, मतलब डिफ्लेक्ट नहीं हुई थ्रू द फॉइल, फॉइल के मतलब फॉइल पे दोस्तों जाने के बाद जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से सोर्स से निकली हैं लीड ब्रेक्स के बीच में, देख रहे हैं ये भी एनसीईआरटी का जिंदा डायग्राम है, यहाँ पर लिखा भी है नॉट टू रिपब्लिश। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो सोर्स से निकली हुई अल्फा पार्टिकल बीम्स है, ये गोल्ड फॉइल है आपका, इससे कुछ टकराएंगे, कुछ बैकवर्ड स्कैट होगी, बहुत कम मतलब नेग्लिजिबल मात्रा में, जैसे 8000 में से कोई 1-2 मतलब जो स्कैटर्ड हुई थी बैकवर्ड साइड, लेकिन बाकी जो मतलब पार कर गई थी उसको, ठीक है, इधर इसके साइड में। यहाँ पर ये डिटेक्ट कर रहा है कितनी अल्फा पार्टिकल आ रहा है कितना नहीं। लार्ज एंगल स्कैटरिंग, कुछ का बहुत ज्यादा बड़ा एंगल दिखने को मिलता था, कुछ का स्मॉल एंगल स्कैटरिंग होती थी, और ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है और ये डिटेक्टर माइक्रोस्कोप है। तो क्या हुआ, इसका कंक्लूजन ये निकला कि जो देखो मोस्ट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल जो थी अनडिफ्लेक्ट हो गई थी फॉइल के जरिए। तो इसका कंक्लूजन ये निकला क्यों अनडिफ्लेक्ट हो गई, क्योंकि ये बताता है कि जो मोस्ट ऑफ स्पेस होता है एटम में वो एम्प्टी होता है, मतलब इसके हिसाब से। अब दूसरा जो इन्होंने बताया था ऑब्जर्वेशन ये था कि कुछ जो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल थी वो डिफ्लेक्ट हो गई थी थ्रू स्मॉल एंड लार्ज एंगल। हाँ, स्मॉल एंड लार्ज एंगल हमने देखा दोस्तों, यहाँ पर स्मॉल एंगल और लार्ज एंगल, तो कुछ हो गई डिफ्लेक्ट हो गई थी। तो क्यों डिफ्लेक्ट हो गई थी सर कुछ लार्ज और स्मॉल एंगल पे, तो ये बताता है कि वहां पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज का प्रेजेंस था, कहां पर, सेंटर में, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव सेंटर इन एटम, एटम में पॉजिटिव सेंटर की मौजूदगी की वजह से ऐसा हुआ। तो ये पॉजिटिव सेंटर दोस्तों जिसको हम न्यूक्लियस जानते हैं, जिसके अंदर आपको दोस्तों क्या देखने को मिलेगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन देखने को मिलेगा। और तीसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि बहुत कम पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल दोस्तों बाउंस बैक हुई थी। तो इसका भी रीजन कुछ दिया था उन्होंने कि जो न्यूक्लियस होता है बहुत डेंस होता है एंड जो है अल्फा पार्टिकल को अलाउ नहीं करता है पास करने के लिए, इसीलिए कुछ जो है उसमें से बाउंस बैक हो गई थी। और जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा न्यूक्लियस वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा किसके कंपेरिजन में, जो टोटल वॉल्यूम होगा किसका, एटम का। ऑब्वियसली भाई एटम है तो देखो, एटम है तो थोड़ा मतलब एटॉमिक पार्टिकल है मानता हूँ छोटा है, लेकिन न्यूक्लियस से तो बड़ा ही होगा ना उसके, तो उसका जो है दोस्तों टोटल वॉल्यूम के कंपेयर में नेग्लिजिबल होता है न्यूक्लियस। यहाँ पर इसीलिए मैंने बता दिया आपको दोस्तों, जो आर है यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, आर रेडियस ऑफ एटम इज लेस देन रेडियस ऑफ, मतलब रेडियस ऑफ एटम इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो ये चीजें थी और एनसीईआरटी का जिंदा डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर कुछ जो स्कैटरिंग ऑफ एंगल थीटा में दिखाया गया है जैसे, और यहाँ पर नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल जो कि डिटेक्ट हुए थे वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो 10 और 10 टू पावर 3, 4, 5, 6, 8 ऐसे है, और थीटा ये है, थीटा एंगल है, तो 0 डिग्री पे थीटा, 20 डिग्री पे थीटा, 40, 60 डिग्री थीटा, फिर थीटा ऐसे करते 180 डिग्री पर आ जाएगा। तो ये दिखाया गया था दोस्तों कैसे जो अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुआ है थिन फॉइल के जरिए और अलग अलग एंगल को ऑब्टेन कर रहा है। जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा उसी का ये ग्राफ है, फिगर आपको देखने को मिल जाएगा एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी का जिंदा डायग्राम है। तो ये चीजें थी और रुदरफोर्ड वही न्यूक्लियर मॉडल पर प्रेडिक्ट करता है किससे आपको सॉलिड कर्व देखने को मिल रहा है जो कि यहाँ पर आपको, ठीक है। तो ये चीजें थी। और नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल के लिए दोस्तों क्या होता है, जो कि n हो जाएगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है sin 4 थीटा बाई 2 के। और डिस्टेंस जो होता है क्लोजेस्ट अप्रोच जिसको हम r नॉट से दिखाते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर के। और यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज अपॉन r नॉट जो है क्लोजेस्ट अप्रोच है, जैसे वो नहीं था ग्रेविटेशन टाइप में थोड़ा सा F इज इक्वल टू के चार्जिंग उसमें इलेक्ट्रोस्टैट में Q1 Q2 r स्क्वायर, वैसे ये भी है थोड़ा वैसे ही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2k जेड ई नॉट जेड ई स्क्वायर r नॉट जेड, यहाँ पर के अल्फा पार्टिकल दिखाया गया है। तो ये क्या है, बॉम्बार्डिंग पार्टिकल हाफ एमबी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा सर, हाफ एमबी स्क्वायर, यहाँ पर क्या है काइनेटिक एनर्जी है, और टारगेट यहाँ पर कुछ काइनेटिक एनर्जी निकलेगी तो टारगेट पे जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और एमबी दोस्तों मतलब मास, वही आपका पार्टिकल है, कोई मास तो पार्टिकल है, कोई समझ रहे हो ना, कुछ पार्टिकल होगा वो। और ये चीजें थी, चार्ज हमने देख लिया, क्लोजेस्ट अप्रोच देख लिया, और के यहाँ पर अल्फा पार्टिकल दिखा दिया गया है। तो ये थी। अब क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ द रुदरफोर्ड मॉडल, तो रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल देखो हम क्वेश्चन के जरिए देख रहे हैं। हमने उनका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखा सर, और उनके ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन देखे, और क्वेश्चन के जरिए उनका ड्रॉबैक्स भी देख लेते हैं। तो रुदरफोर्ड जो एटॉमिक मॉडल था वो बता नहीं पाया था दोस्तों स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं बता पाया था। तो ये फेल्ड हो गए थे दोस्तों एक्सप्लेन करने में स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सर्कुलर पाथ में, क्योंकि जो देखो ये उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, बिल्कुल सही बात है सर। बट जो पार्टिकल होते हैं मोशन में वो जाते हैं दोस्तों एक एक्सीलरेशन एंड कॉज करते हैं एनर्जी रेडिएशन, जो कि इवेंचुअली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एनर्जी को और गिर जाएगा फिर उसमें न्यूक्लियस में। बट इट नेवर हैपन, ये नहीं होता है। तो ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो घूमता रहता है भाई, गिरता नहीं है। लेकिन
बहुत लोग मतलब उसके घर के चक्कर लगाते लगाते गिर गए थे उसके पैर में, तो वो अलग चीज हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस जो दोस्तों एक्सेलरेट करेगा तो चक्कर लगा रहा है, ठीक है, सही बात कही उन्होंने, ठीक है, चक्कर लगा रहा भैया, बट वो पार्टिकल जो मोशन में वो अंडरगोज एक्सेलरेशन एंड कॉज एनर्जी रेडिएशन, तो इवेंचुअली क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एनर्जी एंड फॉल हो जाएगा न्यूक्लियस में, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। बोहर आ जाते हैं, हमारे दोस्त ये भी थे, काफी सारे साइंटिस्ट मेरे दोस्त हैं, दर्जनों भर साइंटिस्ट दोस्त हैं। तो देखो बोहर ने क्या किया था, प्रपोज किया था, किसको, किसी को नहीं, वो बताए थे कि जो एटम होता है, मतलब ठीक है, इन एन एटम, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिवॉल्व करता है किसके अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड। ऑब्वियसली भाई ये तो सिंपल सी बात है यार, तो हम लोग जानते ही हैं। तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, घूमता रहता है किसके, न्यूक्लियस के अराउंड, और डिफिनिट सर्कुलर पाथ में, ठीक है, फिक्स सर्कुलर पाथ में, जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं या फिर सेल बोलते हैं। ऑर्बिट कौन कौन से होते हैं आपके, KLMN, ठीक है, और सब सेल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं। सो ये जो ऑर्बिट्स हैं इनको हम स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, और जो हर ऑर्बिट का दोस्तों अलग अलग फिक्स एनर्जी होती है, ठीक है। और ये एनर्जी लेवल जो हम अभी देखेंगे आगे, रिप्रेजेंट किया जाता है इंटीगर, जिसको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर दोस्तों जहां पर इंटीगर क्या करता है, इंडिकेट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि जिसको हम असाइन करते हैं KLMN, ठीक है, सेल्स हैं ये, ऑर्बिट कह सकते हो इसको आप, सेल्स भी कह सकते हो। तो ये करस्पॉन्डिंग करेंगे इंटीगर नंबर जो होगा n, जो कि 1 2 3 4 5 ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो ये था, बोहर भाई काफी अच्छे दोस्त थे मेरे। तो इन्होंने क्या बताया था कि जब चेंज होगा एनर्जी, मतलब चेंज इन एनर्जी, मतलब एनर्जी में चेंज होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे कहां से, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, जैसे K से L से K में आ गया, ऐसे जंप करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी होगा, जब वो जंप करेंगे कहां से, लोअर एनर्जी से, यानी कि नीचे से, लोअर एनर्जी से जब वो हायर एनर्जी की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, लूज करेंगे एनर्जी को। बट वो जब जंप करेंगे हाई से लो की तरफ, तो वो क्या करेंगे दोस्तों, सॉरी देखो यहाँ फिर से एक बार देख लेता हूं इसको मैं। तो देखो जब वो जंप करेंगे कौन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे एनर्जी को जब वो जंप करेंगे लो से हाई की तरफ, फ्रॉम ए लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी लेवल। लेकिन वो लूज करेंगे एनर्जी को जब वो क्या करेंगे दोस्तों, जंप करेंगे हाई से लो एनर्जी लेवल की तरफ, तब वो क्या करेंगे, लूज करेंगे। हाईलाइट कर दूं इसको मैं, थोड़ा हाईलाइट करना जरूरी है भाई। इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी व्हेन जंप इट फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी, लूज एनर्जी इज ए जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल एंड लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। तो ये था। और एक चीज तो आप भूलिए क्या सर, क्या क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होगी इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम के लिए, जो कि क्वांटाइज होता है, और L हो जाएगा जो कि यहाँ पर दोस्तों क्या है, एंगुलर मोमेंटम है NH/2 पाई, जहां पर H क्या है आपका प्लैंक कांस्टेंट होता है। पोस्टुलेट 1 के हिसाब से देखें तो हमने देखा था यहाँ पर क्या होता है, पोस्टुलेट 1 मतलब इनके हिसाब से पोस्टुलेट 1 जो इनका था वो हो जाएगा mv²/r एंगुलर मोमेंटम के लिए, तो उसको हम लिख सकते हैं kZe²/r²। और पोस्टुलेट 2 देखें तो mvr जो हो जाएगा वो NH/2 पाई के बराबर होता है एंगुलर मोमेंटम। बोहर पैरामीटर्स एंड रेडियस वेलोसिटी की बात करें सर, क्या होता है ये, देखो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा, r = E0h²/n² पाई m²/z। और यहाँ पर दोस्तों क्या है कि जो आपका E0 है वो क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। h² क्या है आपका दोस्तों, यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट का स्क्वायर है। n² क्या है, स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट है। z क्या है आपका, एटॉमिक नंबर है, किसी भी एटम का हो सकता है। और me क्या है पर दोस्तों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और r क्या है, रेडियस है। क्या बात है सर, सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो ये चीजें हैं। और वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट की बात करें तो vn से निकालेंगे, जो कि nh आपका हो जाएगा 2πrmn। ये सारी चीजें क्या होती है हमने देख लिया है। और e² हो जाएगा आपका दोस्तों, और z/2πe0h × n। और रेडियस इसको अगर निकालना चाहिए, तगड़ा फार्मूला है ये, 0.53 n²/z एंगस्ट्रॉन, काफी इंपॉर्टेंट है ये। और यहां पर ये हो जाता है। और vn जो हो जाएगा वो 2.18 × 10⁻⁶ z/m मीटर पर सेकंड हो जाता है इसके लिए। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट के लिए दोस्तों काइनेटिक एनर्जी ½ mv/n² हो जाएगा, जिसको हम ये लिख सकते हैं। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए टोटल एनर्जी जो होता है वो En हो जाएगा, मतलब लास्ट वाला जो -13.6 z²
एन स्क्वायर ईवी, और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक और टोटल एनर्जी के बीच का जो रेशियो बनता है वो बनता है -2:1:-1। तो ये जबरदस्त तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और कुछ एनर्जी और इसके बीच में दोस्तों यहाँ पर बना है, तो ये ग्राफ्स हैं दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। स्पेशल रिलेशन देखते हैं यहाँ पर दोस्तों। पार्ट 1 जो कि टाइम पीरियड का है, तो टाइम पीरियड के लिए जो है 2πr/v हो जाएगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों ये जेड के, और एन जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जेड आप एटॉमिक मास का स्क्वायर हो जाएगा। और एक्सीलरेशन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा, इसी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लग रहा है, रिवॉल्व करेगा ऑब्वियसली अराउंड उसके, तो ये v² r हो जाता है। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, और डायरेक्टली प्रश्न होता है जेड क्यूब के, एटॉमिक नंबर का क्यूब। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो हो जाएगा 2π/t होता है, 2π/t को दोस्तों हम 2πf भी लिख सकते हैं। और ओमेगा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड स्क्वायर के, और एन क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोस्तों f=2 ω/2π होता है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड स्क्वायर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एन क्यूब के। एन क्यूब मतलब क्या है, कोई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। करंट की बात करें तो I=q/t हो जाएगा, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एन क्यूब के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जेड क्यूब के। कोई करंट फ्लो कर रहा है। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट दोस्तों क्या होता है, I करंट इंटू ए, और EV/2π लिख सकते हैं, जिसको हम इंटू π²r करेंगे, तो पाई से पाई कट जाएगा, r² से r कट जाएगा, तो EV/2 और एक r बचेगा, तो EVR/2। और ये हो जाएगा, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक मूवमेंट दोस्तों किसके, एन के। और इसके बीच में मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम के बीच का रिलेशन देखें तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के, जो कि आपका N5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए है क्या, मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए हो जाएगी EVR/2, और EVR को दोस्तों हम लिख सकते हैं L। तो क्योंकि L जो होता है दोस्तों क्या होता है आपका, एंगुलर मोमेंटम होता है। तो एंगुलर मोमेंटम जो हो जाएगा इसके लिए EVR/2, जिसको हम EL/2m भी लिख सकते हैं। और L यहाँ पर क्या है, वही MVR, तो L की जगह पर MVR हम लिख देंगे, तो ये आ जाएगा अपना। और मैग्नेटिक मोमेंट दोस्तों यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में दिखाया गया है -E/2m, जो कि एंगुलर मोमेंटम के ऊपर, तो ये हो जाएगा ML। इसको घूम रहा है, देखो रिलेशन देख रहे हो। डायग्राम को दोस्तों आप विजुलाइज करिए, नॉर्थ साउथ इलेक्ट्रॉन पोल, देखिए स्पेशल डायग्राम बना लिया आपके लिए, बहुत जबरदस्त नोट्स है। रेडिएशन एनर्जी की बात करें तो इनिशियल मतलब फर्स्ट जो N1 होगा, फाइनल दोस्तों N2। कोई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दोस्तों हायर से लोअर में आ रहा है, मान लीजिए आप इसको, कोई इलेक्ट्रॉन फोटोन यहाँ पर लाइट एनर्जी है, तो इसके लिए जो न्यू हो जाएगा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/λ हो जाएगा, तो इसको हम 13.6 Z² लिख सकते हैं। और इसको लिखना चाहें तो 1/N1 से N1 का होल स्क्वायर, और जिस पे आ रहा है उसका होल स्क्वायर, तो N1 1/N1 का स्क्वायर -1/N2 का स्क्वायर हो जाएगा। रेडबर्ग कांस्टेंट दोस्तों यहाँ पर R है, जिसको हम लिख सकते हैं Me4 8ε0² h²/c, जिसको हम इसकी वैल्यू इतनी होती है। एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करें सर, स्पेक्ट्रल लाइन के लिए यहाँ पर कुछ एनर्जी लेवल का डायग्राम दिखाया गया दोस्तों आपको, जैसा देख पा रहे होंगे। तो ग्राउंड स्टेट के लिए दोस्तों ये एनर्जी लेवल होता है -13.6, फिर N2 के लिए होता है -3.4। एनसीईआरटी का जिंदा डायग्राम है ये, एनसीईआरटी का जिंदा डायग्राम है ये, एनसीईआरटी का जिंदा डायग्राम से जिंदा एनसीईआरटी -1.5 दोस्तों N3 थर्ड ऑर्बिट के लिए, मतलब ठीक है। तो इसके लिए फिर हो जाएगा 4 के लिए -0.85, और 5 के लिए 0 दिखाया है। टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम ले रहे हैं, और ये अनबाउंडेड आयोनाइज्ड एटम है, और एक एक्साइटेड है, और एक ग्राउंड स्टेट आपका N1 है। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालने के लिए फार्मूला आ जाता है आपका N2 - N1, N2 - N1 + N1 / 2 कर देंगे, तो आपका दोस्तों ये निकल के आ जाता है। और स्पेशल केस में अगर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो उसके लिए हो जाता है N = N × N-1। N यहाँ पर दोस्तों ये सब आपका स्टेट्स हैं, मतलब ये जो ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। तो रिकॉइलिंग ऑफ एटम, देखो जब कोई फोटोन किसी मोमेंटम p है उसका, तो इमिट करेगा स्टेशनरी एटम से, तो क्या होगा, रिकॉइल मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ एटम कैन बी गिवन एज फॉलो, जो कि रिकॉइल मोमेंटम हो जाएगा आपका, मोमेंटम p से निकाल करते हैं, जो कि m भी लिख सकते हैं इसको हम, तो h/λ हो जाएगा, तो इसको RZ² लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर दोस्तों हम क्या करेंगे, 1/N1 का स्क्वायर -N2 कर देंगे, जो कि यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, MC मोमेंटम कंजर्व MC। रिकॉइल एनर्जी = p²/2m, तो जो कि p यहाँ पर दोस्तों क्या है, p को h² लिख सकते हैं, जो कि 2m क्या हो जाएगा, m λ² हो जाएगा एनर्जी, h/λ आप इसको लिख सकते थे एनर्जी को। तो यहाँ पर मास क्या है, मास ऑफ रिकॉइल एटम है m, तो ये हो जाएगा 2 × m λ² मतलब h² के अपॉन में। एटम है और फोटोन है, कुछ रिकॉइल कर रहा है, ठीक। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें दोस्तों हम, लाइमन सीरीज दोस्तों सबसे नीचे जो है के सीरीज जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ शुरू होगा N2 3 से, फिर इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये इसमें आपको दोस्तों अल्ट्रावायलेट UV रीजन देखने को मिलेगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा जंप करेगा दोस्तों कहाँ से,
इलेक्ट्रॉन ऑलवेज जंप टू ग्राउंड स्टेज, मतलब इनफाइनाइट से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। अभी हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज जो देखेंगे स्पेक्ट्रल लाइंस की, उसमें आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ से आ रहा है, इनफाइनाइट से आएगा और फर्स्ट पे आएगा, ठीक है, N1 पे। और मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेशन की बात करें तो जो मिनिमम वेवलेंथ के लिए जो ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगा N2 से इनफाइनाइट टू N1, और मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा N2 से 2, जो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा N2 जो कि 2 है, N2 2 है, तो ये मैक्सिमम है। तो यहाँ से क्या N1 पे, तो इसके लिए अगर हम कैलकुलेट करना चाहें मिनिमम वेवलेंथ हो जाएगा 1/r 912 एंगस्ट्रॉन में। लिमिट यहाँ पर क्या है कि लिमिट लाइन ये है कि लास्ट लाइन ऑफ के सीरीज, और मैक्सिमम के लिए 4/3r जो कि 1216 एंगस्ट्रॉन होता है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ के सीरीज होती है, पहली लाइन ऑफ के सीरीज, और ये लास्ट लाइन ऑफ के सीरीज। तो ये चीज़ें हैं लाइमन के लिए। बामर आ जाते हैं दोस्तों, तो विजुअल रीजन में देखने को मिलता है। इसके लिए N1 जो होता है वो 2 होता है, और लैम्डा मिनिमम होता है इसके लिए 4/r, जिसको हम 3648 एंगस्ट्रॉन लिख सकते हैं। मैक्सिमम के लिए होता है 36/5r। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि बामर के लिए मैक्सिमम आप वो बताइए, क्या मिनिमम लेंथ, वेवलेंथ और मैक्सिमम बता दीजिए, डायरेक्ट पूछ सकता है। मैच द कॉलम भी दे सकता है, सब दे देगा, वेवलेंथ और सब साइंटिस्ट का नाम दे देगा, तो इनके लिए सीरीज के लिए कौन सा होगा, इनके सीरीज के लिए कौन सा होगा। पास्ट दोस्तों क्या थे, पुराने दोस्त थे मेरे, तो इंफ्रारेड रीजन में देखने को मिलेगा। आप इनमें क्या होगा, N1 जो होता है 3 होता है, लैम्डा मिनिमम और मैक्सिमम हो जाएगा 9/r और 144/7r। ये चीज़ें हैं, देख लीजिए, बार बार बोलूँगा नहीं। और ब्रैकेट भी बच गए दोस्तों, इंफ्रारेड इनको भी आता है, और ये भी 16/r होता है मिनिमम, और मैक्सिमम होता है 400/9r। इसको एंगस्ट्रॉन में हम इतना लिख सकते दोनों को। बोहर क्वांटम कंडीशन, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, तो 2πr जो कि n लैम्डा होता है, n यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, जो कि NH/mv मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम आपका हो जाएगा NH/2πr। तो इसमें क्या होगा, जहां पर हाइड्रोजन एटम दोस्तों कहां से रेज हो रहा है, ग्राउंड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। मोमेंटम और वेवलेंथ के बीच में कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा दोस्तों, आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों सब ये ऑर्बिटल N1 N2 N3 N4 N5 N6 N इनफाइनाइट। तो देखिए इनफाइनाइट से यहाँ पर दोस्तों आती है लाइट्स, तो लाइमन में दोस्तों क्या होगी, फर्स्ट वाले पाएगी के रीजन, आप इसको बोल सकते हैं KLMN, ऐसे बढ़ाते जाएंगे KLMNF, जनरली हम MN तक ही देखते हैं, वो तक भी देख ले कहीं कहीं। तो आपको पता है दोस्तों 4000, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सब चीज़ें हैं एंगस्ट्रॉन में, अच्छा एंगस्ट्रॉन में, नैनोमीटर में नहीं है, सॉरी, सही है, मतलब एंगस्ट्रॉन में सही है दोस्तों ये। तो ये लाइमन के लिए दोस्तों अल्ट्रावायलेट देखने को मिलता है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ से इनफाइनाइट से आती हैं फर्स्ट उस पर N1 पे, और इसमें इनफाइनाइट से N2 दोस्तों इसके लिए फर्स्ट लाइन हो जाती है। तो ये बामर का सीरीज है। और पास्चन के लिए दोस्तों नियर इंफ्रारेड, और ये विजुअल रीजन यहाँ पर है, ये बामर वाला विजुअल रीजन है। विजुअल रीजन आपको बताइए दोस्तों कि 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में देखने को मिलता है, और 4000 एंगस्ट्रॉन से 7000 एंगस्ट्रॉन। और पास्चन की बात करें दोस्तों, यहाँ पर नियर इंफ्रारेड हो जाएगा, और ब्रैकेट दोस्तों फार इंफ्रारेड, पीफुन फार इंफ्रारेड, ये सब चीज़ें दोस्तों क्या हो रहा है, हायर से लोअर स्टेट पे आ रही हैं। तो यहाँ पर एक चीट शीट भी दिया गया है। चीट शीट क्या है सर, कि सबकी सब स्पेक्ट्रल लाइन दी गई हैं और नाम दिए गए उनके, फाइनल क्या होगा, इनिशियल क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा मैक्सिमम, लैम्डा मिनिमम, उनका रेशियो, रीजन, रेंज, जबरदस्त तरीके से इस चीज़ को मैं कंसाइज किया हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपको दोस्तों मतलब रेशियो निकालना होता था तो आप लैम्डा मिनिमम रखो, मैक्सिमम रखो, और ये टफ फार्मूला रखते थे ना, जैसे 1/, ये सब, मतलब ऐसे वाले थोड़ा फार्मूला से अगर बचना है, थोड़ा सा आपको ट्रिगर चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हो कि ये कर सकते हो कि आप रेशियो निकालने के लिए n फाइनल प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n फाइनल प्लस 1 करेंगे। तो आप देखिए टेस्ट करके भी देख सकते हैं, जैसे मैं लाइमन के लिए निकाल रहा हूँ, तो हमने यहाँ पर n फाइनल जो होता है 1 होता है, ठीक है। तो और n इनिशियल दोस्तों क्या हो सकता है, 2 3 4 5 6 8 हो सकता है, ठीक है। तो n फाइनल हम रखेंगे, तो n फाइनल यानी कि 1 है, तो 1 + 1 का स्क्वायर दोस्तों क्या हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, और फिर 2n फाइनल प्लस 1, तो 2 × 1 दोस्तों 2 क्या है आपका, 2 रहेगा ही, पहले फॉर्मूले में ही 2 है, तो n फाइनल की जगह 1 रख देंगे, तो हो जाएगा 2 + 1 3, तो 4/3 आप इसका रेशियो आता है निकल के। किसका रेशियो निकल के आता है सर, 4/3। 4/3 जो रेशियो निकल के आता है वो आता है निकल का लाइमन के लिए, तो लाइमन के लिए रेशियो आप देखिए 4/3 निकल के आ रहा है। तो ऐसे आप रेशियो सबका निकाल सकते हो, 100% दोस्तों वैलिड है ये, इसमें कोई भी एक्सेप्शन वगैरह कुछ नहीं है। और
रीजन सारे के सारे दिए गए हैं और उनके एंगस्ट्रॉन में रेंज वैल्यू दी गई है पूरी की पूरी, ठीक है। और ये चीज़ें हमने देख ली थी। और फार्मूला अगर दोस्तों ये है 1/λ अगर निकालना चाहते हो तो आप R=1 फिर जहाँ दो फाइनल वाला रखते जाएंगे 2, फिर पास्चन के लिए 3, 4 के लिए 4n की जगह पर, बाकी उसके बाद इनिशियल सब में रहेगा। बाकी जो दोस्तों क्या रहेगी उसको फाइनल n रहेगा वो यहाँ पर रखते जाएंगे। तो ये फार्मूला था सबका। और ये मैक्सिमम रेशियो जो कि हम देख रहे थे यहाँ पर दोस्तों सब चीज़ के लिए कि 4/3 होता है लैम्डा बार्मर के लिए, मैक्सिमम 36/5R होता है ना बॉमर के लिए। देखो तो बॉमर के लिए दोस्तों क्या होता है मैक्सिमम 36/5R। क्या बात है सर, जबरदस्त तरीके से, मतलब आप इतना अगर याद कर लेते हो तो इससे दोस्तों अगर क्वेश्चन आपको दोस्तों एक क्वेश्चन तो आपको दोस्तों बन जाएगा इससे 4 नंबर इस टेबल से ही खाली। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी दोस्तों इसको कंसाइज करने में, ठीक है। और ये था आपका दोस्तों कंप्लीट चैप्टर।